एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा नाम है दिव्या सोनी और हम पढ़ रहे थे जनरल एंट्री का डिस्काउंट वाला टॉपिक। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कल पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं करवाती हूँ, जिससे कि इसमें डिस्काउंट में जो भी डाउट हो, जो भी इस डिस्काउंट के जो भी ट्रांजेक्शन हो, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इक्वेशंस का जो डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे वो लिखे हैं। ठीक है, तो अपन पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि डिस्काउंट से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। बिजनेस मैं यहाँ पे एस्टिमेट लिख देती हूँ 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आंसर ये लिख देंगे। सबसे पहले मैंने बोला रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस 5 लाख रुपीज, मतलब रघुनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया। रघुनाथ ने स्टार्ट किया तो रघुनाथ कौन हो गया? प्रोप्राइटर। मैं आपको अक्सर बोलती हूँ, पहली वीडियो में मैंने बोला था कि बिजनेस अलग होता है और प्रोप्राइटर अलग होता है। ठीक है, बिजनेस का मालिक जिसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसे की लैंग्वेज समझता है। क्लियर है? तो रघुनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में पैसे लगाए 5 लाख रुपए। तो बिजनेस में पैसे आए तो क्या एंट्री हो जाएगी? जब भी ये इस पहली एंट्री वैसे अक्सर यही होती है बिजनेस स्टार्ट करने की, कैश टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया। व्हाट कम इन 5 लाख रुपीज टू प्रोप्राइटर भी लिखेंगे। यहाँ पे प्रोप्राइटर के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल यूज करेंगे। ठीक है, तो टू कैपिटल 5 लाख रुपए नरेशन में ये लिख देना। तो पहली एंट्री हमेशा ये होती है कैश टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने की। ठीक है, मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि बाकी एंट्री आपको अच्छे से आ जाए। चलिए अब दूसरी एंट्री पे चलते हैं। दूसरी एंट्री बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल। सबसे पहले तो उसने माल बेचा किसको? नंदलाल को। ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? जब भी किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट का। ठीक है, तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हो गया। तो माल बेचा किसको? नंदलाल को। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी। एमआरपी का दिखते ही है ना, कोई प्रोडक्ट पे जो एमआरपी प्राइस लिखी होती है वो उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। 20,000 का प्रोडक्ट था, उस पे 10% ओनली ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कैश नहीं दिया। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट दे दें तो वो एंट्री, वो ट्रांजेक्शन कैश का होता है। ठीक है, क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ कब दिया जाता है? इमीडिएटली पेमेंट करने पर। यहाँ पे ओनली ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, तो एक क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। तो पाने वाला कौन हो गया? नंदलाल, क्योंकि माल बेचा है किसको? नंदलाल को। तो नंदलाल अकाउंट डेबिट टू माल बेचा। गुड्स को अपन किस तरह से मेंशन करेंगे? सेल्स या परचेज। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और गुड्स व्यापार के लिए या तो खर्चा है या इनकम है। कुछ लोग इस एसेट से माल लेते हैं। सेल्स अकाउंट कितने से? 20,000 का माल है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की सिर्फ कैलकुलेशन, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन होके अमाउंट लिखते हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाया जाता। तो 20,000 का 10%, जो 20,000 का प्रोडक्ट था उस पे 10%, 20,000 का 10% होता है कितना? 2,000 रुपये। मतलब 20,000 रुपये अपन को 2,000 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया, तो अपने को कितने का पड़ेगा वो? ये एक्चुअल प्राइस अपन को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 18,000 रुपये यहाँ लिख देती हूँ 10% फी। ठीक है, तो ये लिख देते हूँ 18,000, ये नोट। ठीक है, फिर चलते हैं तीसरी एंट्री पे। नंदलाल रिटर्न गुड्स। सबसे पहले तो नंदलाल को बेचा था, तो ये कौन सा रिटर्न हो गया? परचेज रिटर्न हुआ कि सेल्स रिटर्न हुआ? ऊपर वाली एंट्री में देखो कि नंदलाल को बेचा था। अपन ट्रांजेक्शन अपनी बुक में लग रहे हैं तो सब कुछ अपने हिसाब से देखोगे। अपन ने नंदलाल को बेचा था, तो बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो मतलब सेल्स किया हुआ माल वापस आ रहा है, तो कौन सा हो गया? सेल्स रिटर्न। और सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट होता है, डेबिट होती है। परचेज हमेशा डेबिट होती है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। सेल्स अगर रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है, और परचेज डेबिट होती है और रिटर्न होता है तो उसका अपोजिट क्रेडिट हो जाता है। ऊपर देख लो, अपन ने यहाँ पे क्या पहली एंट्री में सेल्स क्या करा था? क्रेडिट करा था। तो अब रिटर्न हुआ तो अपोजिट सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सबसे पहले तो अपन को यहाँ देख लेना है कि सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब टू पे क्या आएगा? क्योंकि माल रिटर्न कर रहा है
तो सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न अपने क्या हो गया, अकाउंट डेबिट हो गया। फिर नंदलाल ने रिटर्न किया तो देने वाला कौन हो गया, क्रेडिट द गिवर, तो टू नंदलाल, नंदलाल अकाउंट। ये बोला लिस्ट प्राइस, इसलिए यहाँ पे देखो लिस्ट प्राइस ऑफ 4000 रुपए। इसका मतलब हो गया कि हमेशा जो अपन एंट्री करते हैं, एंट्री में जो पैसा लिखते हैं वो कौन सा वाला लिखते हैं। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, एमआरपी में से डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस अमाउंट से एंट्री की जाती है। और इसने बोला है कि लिस्ट प्राइस मतलब 20,000 में से 4,000 रुपए का माल कौन सा बेचा, रिटर्न किया उसने, लिस्ट प्राइस वाला, एमआरपी वाला। एमआरपी वाला क्यों, क्योंकि उसने ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ कहने का मतलब, इसीलिए उसने लिस्ट प्राइस दे दिया। यहाँ कहने का मतलब है कि जो 4,000 रुपए उसने रिटर्न करे हैं ना, उस पर भी 10% डिस्काउंट, रिटर्न डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, तो रिटर्न करते टाइम भी अपन को डिस्काउंट रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अपन किसी दुकान पे गए 100 रुपए की चीज लेने के लिए, ठीक है, तो दुकानदार ने अपन को 10% डिस्काउंट दिया। 100 का 10% होता है 10 रुपए, तो 100 में से 10 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया, अपन को 90 की चीज दे दी। ठीक है, अपन 90 की चीज लेके घर पे आ गए। घर पे आने के बाद अपन बोलते हैं पूरा नहीं, 90 रुपए की चीज अपन को पसंद नहीं आई। घर आने के बाद अपन वापस दुकान पे जाते और बोलते कि साहब आपकी 90 रुपए की चीज लो और हमें हमारे 100 रुपए दो। तो दुकानदार क्या बोलेगा, भाई मैं आपको 100 रुपए क्यों दूंगा 90 के बदले, मैंने 100 की चीज मैं आपको डिस्काउंट काट के 90 में दिया था, तो मैं वापस चीज लूंगा वो वाली कौन सी लूंगा जिसपे मैंने डिस्काउंट काट के दिया था। 90 की चीज दी है तो वही 90 रुपए की रिटर्न लेगा ना, वो 100 रुपए थोड़ी ना देगा वापस। तो यही कहने का मतलब है कि जब भी आप रिटर्न करते हो या अपन के पास रिटर्न आता है तो उस पे भी अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो अपन को ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इन केस अगर उसने स्पेशली बोला है कि लिस्ट प्राइस पे 4,000 रुपए का दिया, तो 4,000 रुपए लिस्ट प्राइस दिया तो मतलब उस पे भी 10% अपन को ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। सीधी सी गणित है, आप तो हमेशा देख लेना जब भी सेल्स रिटर्न हो और कोई पोर्शन रिटर्न कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा वापस रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमेशा देख लेना आपको, तो जो पोर्शन मतलब जितना भाग वो रिटर्न कर रहा है उस पर ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद अपन को देना है, रिटर्न करना है। तो 4,000 का 10% कितना हो जाएगा, 400 रुपए, 400 रुपए। तो मतलब 4,000 का जो रिटर्न करेंगे उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो 3600 रुपए का अपन को रिटर्न करना है। आया समझ में, जब भी रिटर्न करेंगे अगर माल खरीदा बेचा है उस पर डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, तो जब रिटर्न करेंगे उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, तो 4,000 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में देख लेना है, क्वेश्चन में स्पेशली बोला है लिस्ट प्राइस पे कितने का हो गया, 3600 रुपए, 3600 रुपए का एंट्री हो जाएगी। क्लियर है, सेल्स रिटर्न हो गया। नरेशन लिख देना। फिर 4th एंट्री होती है, अब बोल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 इज फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे कि नंदलाल को माल बेचा 20,000 का 10%, यहाँ देखो एंट्री में 18,000 रुपए का माल बेचा। ठीक है, 18,000 रुपए का माल बेचा, 18,000 का, उसमें से रिटर्न कर दिया कितने, उसने बोला ना रिटर्न कर दिया लिस्ट प्राइस का, तो मैंने कैलकुलेशन एंट्री में निकाली ली, तो 3600 का रिटर्न कर दिया। 18,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है, 3600 का उसने रिटर्न कर दिया, तो अपने पास कितना बचेगा, 18,000 में से 3600 लेस कर दो, 0 0 14,400। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, आपके 14,400 रुपए बचे। मतलब कहने का मतलब ये कि 18 का माल बेचा, 3600 रुपए उसने रिटर्न कर दिए, तो अब नंदलाल को कितने पैसे देने हैं, 14,400 नंदलाल ही देगा, क्योंकि अपन ने सोल्ड गुड्स माल बेचा नंदलाल को, तो नंदलाल को माल बेचेगा तो वो पैसे तो देगा ही सही ना, उसने पहले उधार का ट्रांजेक्शन खरीदा, फिर अब वो पैसे देगा तो उसको कितने पैसे देने होंगे, 14,400 रुपए। लेकिन क्या बोल रहा है वो कि नंदलाल बोल रहा है रिसीव फ्रॉम नंदलाल कि 14,150 रुपए में फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट का मतलब आ जाए कि साहब मेरे कितने भी पैसे बाकी हो, बाकी इतने थे 14,400, मैं कितने दूंगा सिर्फ आपको 14,150 रुपए। ठीक है, तो ठीक है, ट्रांजेक्शन बोल रहा है तो अपन को एंट्री उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो जब भी सामने वाला आपको माल बेचते हैं पैसे आते हैं तो क्या होता है,
कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं ना, तो कैश आ रहा है, तो सबसे पहले तो एंट्री आएगी कैश। अब कैश कितना आ रहा है वो बोल दिया उसने अपन को, बाउंड कर दिया कि मैं पैसे दूंगा 14,150, तो पैसे तो 14,150 ही आएंगे। लेकिन नंदलाल यहाँ से कितने से बोल रहा है अपनी बुक्स में, 14,400। वो पूरा सेटलमेंट कर रहा है, तो अपन को पूरा सेटलमेंट करना है कि डेबिट और क्रेडिट से पूरा एक ही अमाउंट से वो हो जाए। डेबिट और क्रेडिट होता जाता है, इसका मतलब पूरा सेटलमेंट हो गया। तो 14,400 में से 14,150 रुपए ना उसने दिए, ठीक है। तो 250 रुपए उसने कम दिए, ठीक है। तो अब अपन को 250 रुपए क्या हो गया, एक तरह से कि फुल सेटलमेंट का मतलब भी होता है एक तरह से कि मैं हाथों हाथ पेमेंट कर देगी। इसको अपन इस तरह से भी मान लेंगे कि मैं आपको पूरे 14,150 रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट लग रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है। अपन एक तरह से समझ लेते हैं, इमीडिएटली पेमेंट तब देते हैं अपन जब कैश डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया फुल सेटलमेंट कर रहा हूँ, फुल सेटलमेंट कर दिया, तो यहाँ पे अपन को बुक्स में किस नाम से दिखाना पड़ेगा, 250 रुपए जो बाकी है उसको डिस्काउंट के नाम से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, ठीक है। और कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। एक और नियम कि डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि 250 रुपए उसने नहीं दिए, तो 250 को अपन किस नाम से लिख रहे हैं, डिस्काउंट के नाम से, डिस्काउंट अलाउड के नाम से। तो अपने लिए क्या हो गया, अपन सामने वाले को और डिस्काउंट दे रहे हैं एक तरीके से 250 रुपए का, तो वो अपने डिस्काउंट अपने लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल का डेबिट वाला रूल लग जाएगा, इसलिए भी डेबिट अलाउड, डेबिट होगा, डेबिट अलाउड, खर्चा होता है तो डेबिट अलाउड, अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, हमेशा कैश डिस्काउंट का ही अमाउंट लिखते हैं और उसी की एंट्री होगी। तो ये हो गया अपने, हो गया डिस्काउंट। यहाँ पे फुल सेटलमेंट दे दिए, तो याद रखना जब भी फुल सेटलमेंट में आएगा तो कैश डिस्काउंट का नाम नहीं दिया होगा तो कैश डिस्काउंट के नाम से ही उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन को ऑब्वियसली डिस्काउंट ही दिया उसने। 2 क्या हो जाएगा, देने वाला कौन है, नंदलाल, तो 14,400, ठीक है। 14,400 से ये लास्ट में ये पूरा ट्रांजेक्शन हो गया नंदलाल का, 14,400 से ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और 14,400 रुपए से ये डेबिट हो रहा है, 18,000 में से 3600 है तो 14,400 से डेबिट हो रहा है। तो जो अपनी बुक्स में जब किसी पर्सन का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो जाता है तभी वो अपन मानेंगे कि वो पूरा सेटलमेंट हो गया, नहीं तो पैसा अगर कम जाता हो तो वो बोलता रहता है, ठीक है। वो अपन लेजर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पे उसने फुल सेटलमेंट दिया है, देना उसको 14,400 था लेकिन दिया 14,150 ही है, तो 250 रुपए का अपन को क्या देना पड़ा, उसको कैश डिस्काउंट देना पड़ा। इसीलिए उसने क्या बोला, वो आपको बोल रहा है कि 14,150 रुपए में हाथों हाथ दे दूंगा, तो भाई यहाँ पे वो कंडीशन बोल रहा है कि मैं हाथों हाथ दे दूंगा, तो दुकानदार तो ये बोल रहा है ना कि चलो ठीक है दे दो मैं कैश डिस्काउंट के रूप में आपको 250 की छूट और दे दूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट लिखना भूल गई ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 14,150, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नंदलाल्स अकाउंट, ठीक है। 14,400 ये आपका जब भी डिस्काउंट रिटर्न हो, ये यहाँ पे देखना है डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, रिटर्न किस तरीके से होता है, फुल सेटलमेंट किस तरीके से। फुल सेटलमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। ये फुल सेटलमेंट के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ, तो मैं रख करके दोबारा मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, ओके। तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, ये बीके गोयल की बुक का शायद 8th या 9th क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने ओनली डिस्काउंट वाली ट्रांजेक्शन उठाए हैं, ठीक है। तो ये मैंने 4 ट्रांजेक्शन डिस्काउंट से रिलेटेड है तो वो उठाए हैं, तो इनको देखते हैं अपन। बॉट गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे उसने लिख दिया है बॉट गुड्स, परचेज किया माल कैश में, ठीक है। 80,000 रुपए का लिस्ट प्राइस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2.5% कैश डिस्काउंट है। मैंने टीडी और सीडी लिखा है कैश डिस्काउंट में, क्वेश्चन ये पीछे का ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो माल खरीदा कैश में 80,000 रुपए का लिस्ट प्राइस, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट देगा और 2.5% कैश डिस्काउंट होगा। ऑब्वियसली ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश की ट्रांजेक्शन है, तो माल खरीदने पे एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू
माल जा रहा है तो टू कैश, ठीक है, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन है। लेकिन यहाँ पे सीडी दिया है, मतलब कैश डिस्काउंट दिया है, तो कैश डिस्काउंट की एंट्री में डिस्काउंट लिखते हैं। तो पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल खरीद रहा है, व्हाट कम इन परचेज अकाउंट डेबिट, या फिर डेबिट अपने लिए व्यापार के लिए क्या एक तरह से खर्चा ही होता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, दोनों लगा सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 पे अमाउंट नहीं लिखूंगी, सभी एंट्री कर देती हूँ। टू कैश, क्योंकि माल खरीदा, लेकिन डिस्काउंट ही दिया, तो डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया है ना सामने वाले ने, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव। मैंने आपको बताया है कि कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। और यहाँ पे अपन ने माल खरीदते टाइम, अपन माल खरीद रहे सामने वाले थे, तो सामने वाले ने 80,000 पे का जो माल है उस पर 10% तो ट्रेड डिस्काउंट दिया है, साथ में 2.5% और कैश डिस्काउंट दे दिया है। तो अपने लिए डिस्काउंट जो हुआ अपने लिए क्या होगी, इनकम हुई, तो क्रेडिट ऑल द इनकम, नॉमिनल का क्रेडिट वाला रूल लग जाएगा, इसलिए भी डेबिट रिसीव लगाया। अब अमाउंट कैसे लिखते हैं, अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहीं नोट डाउन कर देती हूँ। 80,000 का माल, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 10% कितना होगा, 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट लेस करके बुक्स में दिखाते हैं, कितने का हो जाएगा, 72,000 का। तो माल बुक्स में कितने का खरीदा, 72,000 रुपये, ठीक है। अब 72 कैश कितना दिया, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिला, इसका मतलब इमीडिएटली पेड कर दिया था, तो डिस्काउंट कितना, कैश कितना दिया और डिस्काउंट कितना मिला। देखो हमेशा कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अपने पास अमाउंट आता है उस पे कैश डिस्काउंट होता है। तो 72,000 का 2.5% कितना हो गया, 2.5%, 72,000 का 2.5% कितना हुआ, 1,800 रुपए, ठीक है। तो 72,000, ठीक है, मैंने काट पिक किया तो मैं इसको वापस सही कर देती हूँ, कैलकुलेशन किया है मैंने, 2.5%, 1,800 रुपए, तो यहाँ पे 1,800 रुपए मैं लिख देती हूँ 2.5% कैश डिस्काउंट। इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट होता है इतना अपन ने कैश में पेड किया है, तो 0 0 2 70,000 रुपए, 70,200 रुपए अपन ने कैश में लिया, कैश में, और डिस्काउंट कितना हुआ, 1,800 रुपए, तो 1,800 रुपए अपन ने डिस्काउंट क्या लिख दिया, इन दोनों का टोटल इसके बराबर आ गया, ठीक है। लिस्ट प्राइस वैसे अपन ने ट्रेड डिस्काउंट लेस करा, जो अमाउंट आया उसी पे कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, सॉरी एंट्री भी तभी करेंगे, और जो अमाउंट आया उसी पे कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो 72,000 का 2.5% होता है 1,800 रुपए, तो 72,000 में से 1,800 गए तो कितने बचेंगे, 70,200 रुपए कैश पेड किया, और 1,800 रुपए क्योंकि डिस्काउंट की अपन को कैश डिस्काउंट की एंट्री अपन को दिखानी पड़ती है, इसलिए अमाउंट भी अलग लिखना पड़ता है। तो इन दोनों का टोटल डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा। तो ये एंट्री हुई परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। फिर चलते आगे, दूसरा सोल्ड गुड फॉर कैश, इसने बोल दिया कैश में माल बेचा, लिस्ट प्राइस 1,00,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट, इसने माल बेचा, कैश में माल बेचा। तो सीधी सी बात है, कैश अकाउंट माल बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स, लेकिन इसमें कैश डिस्काउंट दिया, इसमें डिस्काउंट की एंट्री हुई, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। क्यों हुआ मैं आपको बार बार समझाने की अब जरूरत नहीं होगी है वो, क्योंकि डिस्काउंट अपन ने माल बेचा, डिस्काउंट दिया सामने वाले को, तो डिस्काउंट अपने लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल का डेबिट लग जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो माल कितने का बेचा, 1,00,000 का 15% वही निकालेंगे, ये मिटा देती हूँ कैलकुलेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का नोट, 1,00,000 का माल है, उसका 15%, 1,00,000 का 15% होता है 15,
15,000, ठीक है, 15,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख दूंगी 15,000 रुपये क्या हो गया, 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस ही करते हैं लिस्ट प्राइस में से, तो 1 लाख में से 15,000 तो कितने बच गए, 85,000 रुपये एक्चुअल प्राइस है, तो 85,000 रुपये सेल्स का प्राइस आएगा, ठीक है। अब अपन को कैश 85,000 रुपये का माल बेचा, क्योंकि बुक्स में तो वही दिखाएंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, लेकिन कैश डिस्काउंट मिला तो कैश में कैश का अमाउंट, डिस्काउंट में डिस्काउंट का अमाउंट। तो 85,000 पे जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट होता है उस पे कैश डिस्काउंट देते हैं, तो 85,000 का 3% कैश डिस्काउंट कितना हो जाता है, 25/50। तो लेस करने के यहाँ पे लिख देती हूँ 3% कैश डिस्काउंट का ये अमाउंट है 25/50, यहाँ अमाउंट भी लिख देती हूँ साथ के साथ, ठीक है। तो इसमें से लेस करेंगे तो कितने बचेंगे, 82,450 रुपए। तो 82,400 रुपए का अपन ने कैश में क्या करा, माल बेचा है, तो 82,450 रुपए अपन को मिले हैं। डिस्काउंट अपन ने दिया है क्योंकि इमीडिएटली पेड करा उसने, इसलिए अपन ने 3% कैश डिस्काउंट दिया। तो कितने का कैश डिस्काउंट दिया, 2550 का। तो माल कितने का बेचा, 85,000 का, ठीक है। ये 85,000 सही से लिख देती हूँ, ठीक है, आया समझ में। अब मैं यहाँ पे चौथी एंट्री कर देती हूँ, ये मिटा देती हूँ मैं, देख लिया आप लोगों ने अच्छे से। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, नागपाल को बेचा है। तो एंट्री कौन सा, ट्रांजेक्शन कौन सा होगा, क्रेडिट का, क्योंकि पर्सन को बेचा है नागपाल को। तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, नागपाल को माल बेचा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, नागपाल टू सेल्स। लिस्ट प्राइस 50,000, ओनली ट्रेड डिस्काउंट दे, मीन्स कैश डिस्काउंट नहीं दिया तो डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, सिंपल सी एंट्री हुई, नागपाल को माल बेचा, तो नागपाल टू सेल। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती, ट्रेड डिस्काउंट की होती नहीं है। सिर्फ अमाउंट 50,000 का 20% बता देते हैं, 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है। तो 50 में से 10,000 रुपए कितने का 20% डिस्काउंट है, तो ये कितना है 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद माल कितने का पड़ गया अपने पास, 40,000 रुपए का। तो सिर्फ नागपाल को कितने का माल बेचा, 40,000 का, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बस इसने ट्रेड डिस्काउंट ही दिया तो सीधी सी एंट्री थी, तो नागपाल टू सेल्स, ठीक है। 40,000, 50 का 20% होता है 10, तो 50 में से 10,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया अपन ने, तो 40,000 रुपए की एंट्री अपन ने कर दी, ठीक है। नरेशन लिखते जाना आप ना। अब आता है फोर्थ, नागपाल ने रिटर्न किया 1/4। अब देखो सबसे पहले तो कि नागपाल ने रिटर्न किया, तो ये कौन सा रिटर्न हुआ, जस्ट ऊपर वाला देख लो कि नागपाल को कौन सा ट्रांजेक्शन करा था, यहाँ पे माल बेचा है, माल बेचा है मतलब सेल्स किया है, तो सेल्स रिटर्न हुआ है। जो रिटर्न होता है वो कौन सा होता है, नागपाल को सेल्स किया तो सेल्स रिटर्न ही होगा। नागपाल को अगर नागपाल ने माल खरीदा होता तो परचेस रिटर्न होता। ऊपर का देख लो, अगर परचेस हुआ तो परचेस रिटर्न, सेल्स हुआ हो तो सेल्स रिटर्न हुआ। यहाँ पे अपन को नागपाल को माल बेचा तो वापस नागपाल ने रिटर्न किया, तो वो कौन सा हो गया, सेल्स रिटर्न, क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आया है तो सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स अगर हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेज हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न होता है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाता है, क्रेडिट। रिटर्न हमेशा अपोजिट होता है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट था, यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न डेबिट होता है सेल्स टू, देने वाला कौन हो गया, इसके अपोजिट एंट्री, क्योंकि इसमें रिटर्न नागपाल कर रहा है, तो देने वाला कौन हो गया, क्रेडिट द गिवन, नागपाल अकाउंट, ठीक है। कितना, 1/4
ऑफ द अबाउ गुड्स, मतलब इसका 1/4 इसने रिटर्न कर दिया। अभी अब देखना कि अभी ये जो अपन ने क्वेश्चन करा था उसमें अपन ने क्या करा था, जो रिटर्न किया था उस पे भी ट्रेड डिस्काउंट लेस किया था। ये सीधे सा फंडा है कि अगर अपन ने जो माल खरीदा या बेचा, ठीक है, उस पे अगर ट्रेड डिस्काउंट लगेगा तो जब अपन रिटर्न करेंगे तो उस पे भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही अपन को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अपन यहाँ कैलकुलेशन कर दी सीधी सीधी कि नागपाल को माल बेचा कितने का 40, क्योंकि अपन ने 50 में से 20% ट्रेड लिस्ट प्राइस निकाल दिया 40,000। उसने स्पेशली बोला नहीं कि लिस्ट प्राइस पे अमाउंट नहीं दिया, सिर्फ ये बोल दिया 1/4 रिटर्न कर दिया, तो 40 का ही बेचा बेसिकली। तो अपन ने यहाँ पे जो 40,000 लिखा उसको ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद एंट्री करी थी, तो इसका 1/4 कितना हो गया 10,000, तो 10,000 उसने रिटर्न कर दिया। 40,000 का 1/4 40,000 का माल था, अपन ने ऊपर कैलकुलेशन ट्रेड डिस्काउंट लेस कर ही दिया, डायरेक्ट 1/4 बोला इसने कि जो 1/4 रिटर्न कर दिया अबाउ गुड्स का, मतलब ये जो गुड्स है, मतलब इसका जो ट्रांजेक्शन कहने का मतलब ये जो इसने माल ऊपर जो भी बेचा है, खरीदा बेचा है, उसका 1/4 वापस रिटर्न कर दिया है इसने। इसने ये नहीं बोला, पहले तो उसने बोला था कि लिस्ट प्राइस पे इतना अमाउंट, उसने स्पेशली बोला था लिस्ट प्राइस पे, इसलिए अपन ने उस पे भी क्या करा ट्रेड डिस्काउंट लेस करा। लेकिन यहाँ तो साफ साफ बोल दिया कि जो उसने ट्रांजेक्शन करा है उसी का 1/4 रिटर्न कर दिया, तो अपन ने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही दिखाया इसको, तो इसी में से अपन 1/4 क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे, तो 10,000 सीधा सीधा हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, वैसा आया तो वैसा भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये इजी है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया, देखो 50,000 का 1/4 रिटर्न किया लिस्ट प्राइस वाला, वैसे है ना, तो 50,000 का 1/4 कितना होता है 12,500 हो गया, ठीक है। अब 12,500 1/4 हुआ, तो मैंने उसमें पिछले क्वेश्चन में बताया था जो उसने पहले तो अमाउंट दे दिया था 4,000 वाला, यहाँ पे उसने अमाउंट नहीं दिया तो मैंने अमाउंट निकाल दिया कि 1/4 कितना हुआ 50,000 का 1/4 12,500 रुपए रिटर्न करेगा। लेकिन ये वाला माल कौन सा है लिस्ट प्राइस वाला, ठीक है, क्योंकि 50,000 लिस्ट प्राइस वाला माल है, तो अपन ने भी जो ये लिस्ट प्राइस निकाली है 1/4 लिस्ट प्राइस। अब इसको भी रिटर्न करेंगे तो इस पे भी अपन को ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो इस पे भी 20% ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न करते। मैंने आपको बोला था कि जो भी रिटर्न करेंगे, अगर ट्रेड डिस्काउंट वाला माल खरीदा या बेचा है तो रिटर्न करते टाइम भी अपन को ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 20% निकालो, ₹2,500 इसका 20% हुआ, तो 20% हुआ तो 12,500 में से 2,500 रुपए लेस करेंगे तो आ जाएंगे 10,000। तो ऐसे भी अपन को पैसा आ रहा है कि 10,000 रुपए रिटर्न कर देंगे, ऐसे भी आ रहा है, और डायरेक्ट 1/4 निकाला तो भी 10,000 आ रहा है। मैंने 1/4 इसीलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे उसने अपन को बाउंड नहीं किया कि 1/4 जो माल उसने रिटर्न करा है वो लिस्ट प्राइस का है कि कौन सा है। अपन ने ऊपर एंट्री डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद करी थी, वही एग्जाम्पल कि यहाँ पे अपन ने इस क्वेश्चन में क्या करा कि 100 रुपए की चीज सामने वाले ने 90 में दी, अपन को पसंद नहीं आई तो 90 रुपए की चीज वापस दुकान के पास ले गए, तो अपन 90 की चीज देके अपने समझदारी ये दिखाई कि 90 रुपए की चीज दी, दुकानदार से बोला कि ये आपकी चीज और इसके बदले आप मुझे 90 रुपए दो, तो दुकानदार साहब बोल देगा ठीक है मैंने भी 90 में दिया था तो आप भी 90 में दे दो, ठीक है, क्योंकि अपन ने भी कौन सा वापस रिटर्न करी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही दी है, ठीक है। तो ये इस तरह भी निकल सकता है और डायरेक्ट 1/4 भी निकल सकता है। मैं ये कैलकुलेशन मिटा देती हूँ। अब आता है 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th ये एंट्री, नागपाल सेटल द अकाउंट, नागपाल अकाउंट सेटल कर रहा है, ठीक है, बाई पेइंग कैश, कैश देके वो पूरा सेट कर रहा है अंडर अ डिस्काउंट 5% का वो कैश दे रहा है, मतलब कैश डिस्काउंट दे रहा है। वो बोल रहा है कि मैं कैश दे रहा हूं, आप क्या करो कि फुल सेटलमेंट कर दो। तो नागपाल ने सेटल किया, माल बेचा था, तो नागपाल पैसे दे रहा है, ठीक है, तो पैसे दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट
अब पहले तो अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि नागपाल कितने से हो रहा है। 40 का माल बेचा, नागपाल ने 30,000 रुपए का क्या कर दिया, 30,000 रुपए से बच रहा है ना। 40 का माल बेचा, 10,000 रुपए रिटर्न कर दिया, तो 30,000 रुपए से नागपाल बच रहा है। मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके बता देती हूँ ग्रीन लाइन से। फुल सेटलमेंट का नागपाल कितने से बोल रहा है, 40,000 का माल नागपाल को बेचा ये वाला, और उसने 10,000 रुपए का रिटर्न कर दिया, तो नागपाल का कितना अमाउंट बच रहा है, 30,000 रुपए। अब वो बोल रहा है कि जो 30,000 में इसका 5% कितना हो गया, 30,000 का 5% कितना हो गया, 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए का डिस्काउंट क्या करेगा, अपने लिए डिस्काउंट क्या हो गया, खर्चा, क्योंकि वो डिस्काउंट के लिए बोल रहा है कि मैं आपको सेटल, मतलब मेरा अकाउंट सेटल कर दो, मैं आपको इसके बदले में पूरा पेमेंट कर दूंगा। मतलब 5% ही बोल रहा है कि मैं कैश डिस्काउंट दे दो मेरे को, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो कैश डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट भी डेबिट करो। अब डेबिट डिस्काउंट का अमाउंट लिख दो मैं, 30,000 का 5% 1,500, 2 क्या हो गया, माल बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 नागपाल, नागपाल अकाउंट कितने से है, नागपाल अकाउंट 30,000, 30,000 में से 1,500 रुपए गए तो कितने बचेंगे, 28,500 रुपए। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, या मैं सही से लिख दूं, ये सही से लिख देती हूँ थोड़ा, 28,500 कैश में और 30,000 रुपए, 30,000 रुपए मैं बोल रहा है कि नागपाल, ये लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे फुल सेटलमेंट, यहाँ पे मैं आपको बोल देती हूँ नागपाल, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। पहले भी फुल सेटलमेंट हुआ, ये वाला समझने के हिसाब से मैं पूरा सेव कर देती हूँ। नागपाल फुल सेटलमेंट कर रहा है, अकाउंट अंडर अ डिस्काउंट, 5% के डिस्काउंट दे दो और मैं पूरा सेटलमेंट कर देता हूँ। तो पैसे नागपाल को माल बेचा था, तो ऑब्वियसली वो पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बोल रहा है तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नागपाल 30,000 रुपए से। 40 में से 10,000 गए तो 30,000 से बचत बोल रहा है नागपाल। नागपाल को 30,000 में से 5% डिस्काउंट मिला है, तो 1,500 का डिस्काउंट दे दिया, बाकी का उसने कैश पेमेंट कर दिया। हमेशा याद रखना, जब भी अगर वो बोलेगा फुल सेटलमेंट, मैंने यहाँ लिख दिया है आपको समझने के लिए, फुल सेटलमेंट लिख दिया मैंने आपको। तो फुल सेटलमेंट का करना मतलब वो बोल रहा है कि अब इसके बाद मेरा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ठीक है, अगर सिर्फ वो ही बोले कि जैसे 30,000 से नागपाल बोल रहा है 30,000 वापस देने हैं, और बोल रहा है कि सिर्फ 20,000 रुपए आपको मैं अभी दे रहा हूँ, तो बाकी का 10,000 रुपए है उसकी एंट्री वो बाद में करेगा, वो फुल सेटलमेंट नहीं हुआ। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो इतने ही पैसे दूंगा, तो सीधी सी तब अगर फुल सेटलमेंट नहीं बोल रहे, 30 में से 20,000 रुपए दे, तो सीधी सी एंट्री करेंगे, उसमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। जब फुल सेटलमेंट आएगा तभी अपन को डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट तभी बोलेगा जब वो कैश डिस्काउंट की मांग करेगा अपन से। ठीक है, तो ये एंट्री होगी परचेज कैश नागपाल सेल्स रिटर्न कैश। ठीक है, नागपाल फुल सेटलमेंट वही सेम जो पहला क्वेश्चन कराया उसी की जैसी एंट्री क्वेश्चन मैंने दोबारा कराया, ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये अपना डिस्काउंट का टॉपिक क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एंट्रीज पढ़ेंगे, जिससे कि ऑलमोस्ट आपका पूरा जनरल एंट्री का चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बाय।